हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। देखिए, आज आपके लिए हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं और ये खंड 6 से अब हम नए वीडियो की शुरुआत करेंगे। ये हमारी प्रश्न बैंक का नया टॉपिक है, खंड 6 अभिव्यक्ति और माध्यम। ये बुक आपके सिलेबस में है और इससे 7 नंबर के क्वेश्चन आपके सिलेबस में आएंगे। 7 नंबर में से 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 1-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा छोटा सा। तो यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपके 7 नंबर के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने डाले थे जो खंड 2 था हमारा, जिसमें हमने काव्य बोध की बात करी थी। अब इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, खंड 6 अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें सबसे पहले हमारे पास हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। एक एक करके हम यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमको दिया है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण हैं। टीवी पर प्रसारित जो खबरें होती हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण इनमें से क्या है? आ विजुअल, मतलब जो हम देख रहे हैं, वा बाइट, सा नेट और दा उपयुक्त सभी। तो जैसे टीवी में जो खबरें प्रसारित होती हैं बच्चों, उनमें इन सभी की आवश्यकता हमको होती है। हमें चित्र भी दिखाई देने चाहिए। वाइट मतलब मनुष्यों के कथन, जो घटनाओं से जुड़े हुए कथन होते हैं जो हमें संवाददाता सुनाते हैं। नेट भी होना चाहिए, इंटरनेट के थ्रू खबरें जो है जल्दी जल्दी हमारे पास तक पहुंचती हैं। और चौथा तो ऑप्शन है इन तीनों का मिला जुला रूप, मतलब उपयुक्त सभी। तो ये सभी हमारा होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा दा उपयुक्त सभी। यहाँ आप आंसर नोट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो। जब हम रेडियो पर कोई समाचार सुनते हैं तो वो कोई ना कोई पढ़ता होगा वहां बैठकर, तो वो जो पढ़ता है तो किस तरीके की भाषा में समाचार का लेखन किया जाए, इससे संबंधित हमारा ये प्रश्न है। अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी बुक है उसका तात्पर्य यही है कि हम किस तरह से अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, अच्छा लेखन कर सकते हैं, और विभिन्न माध्यमों में जनसंचार से जुड़े हुए हम किस तरीके से अच्छी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो। जिसमें सामासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत से लिए हुए जो शब्द हैं हमारे, तो वो थोड़े क्लिष्ट शब्द हो जाते हैं, जिनका उच्चारण आसान नहीं हो सकता है, जिनको हम अर्थ भी अच्छे आसानी से नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसी तो नहीं होना चाहिए रेडियो समाचार की भाषा। तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा। जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रेडियो के माध्यम से जब हम समाचार सुनते हैं तो उसमें हमें सिर्फ सुनकर ही अर्थ ग्रहण करने की क्षमता होना चाहिए। इसलिए शब्द आम बोलचाल की भाषा से जुड़े होना चाहिए, जिससे हम आसानी से उनका अर्थ समझ सकें। तो ये आंसर हमको इसका उपयुक्त लग रहा है। जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। वैसे तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समाचार जो बोल रहा है वो भी उन शब्दों को आसानी से पढ़ पाए, तो ये भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन वाला कोई आंसर नहीं है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसी को देंगे, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। क्योंकि दा ऑप्शन में तो देखो, जिसमें कठिन शब्द हों, कठिन शब्द वाला कैसे समाचार अच्छा पढ़ सकता है और ना ही हमें अच्छे से अर्थ समझ में आएगा। तो इसका सही आंसर होगा बा, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। यह आंसर इसका सही होगा। तो बा, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। वर्तमान छापाखाना का आविष्कार कहाँ हुआ? कौन सी जगह थी जहां पर छापाखाना का आविष्कार हुआ था? आ भारत, बा चीन, सा जर्मनी और दा अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी में जो है बच्चों सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सा जर्मनी। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न नंबर 4, रेडियो माध्यम है। रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? देखो, संचार के जो माध्यम होते हैं उनमें मुख्यतः 2 प्रकार के माध्यम हमें देखने को मिलते हैं, एक दृश्य माध्यम और दूसरा श्रव्य माध्यम। और कुछ माध्यम ऐसे भी होते हैं जो दृश्य भी होते हैं और श्रव्य भी होते हैं, मतलब हम देखेंगे भी समाचार को और हमको सुनाई भी देगा, है ना। दृश्य माध्यम के अंतर्गत देखने वाले, जिनको हम देखकर संदेश या फिर सूचना प्राप्त करते हैं, और श्रव्य माध्यम यानी हम सिर्फ सुनकर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ हमको देखा जा रहा है क्वेश्चन में रेडियो माध्यम है। रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? तो देखो, रेडियो में सिर्फ हमको सुनाई देता है, मतलब हम सूचना प्राप्त करते हैं सुनकर, इसलिए ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? ये एक श्रव्य माध्यम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बा, श्रव्य। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। अगला प्रश्न,
भारत में पहला छापा खाना खुला। अभी हमसे पूछा गया था कि विश्व का पहला छापा खाना, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में सबसे पहला छापा खाना कब खुला था, कौन से सन में खुला था। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन हैं, आ 1500 में, बा 1556 में, सा 1580 में और दा 1599 में। तो इसका सही आंसर है बच्चों बा 1556 में। हमारे यहाँ जो सबसे पहला छापा खाना खुला था, छापा खाना का मतलब समझते हो आप लोग, यहाँ छपाई का काम होता है ना, सांचे बनाकर अक्षरों को जहाँ छापा जाता है उसको बोलते हैं छापा खाना। तो भारत में जो सबसे पहला छापा खाना खुला था वो 1556 में खुला था। याद रहेगा या नहीं रहेगा? 1556। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1556 में। अगले प्रश्न का आंसर देखें हम। पत्रकार के प्रकार होते हैं, यानी हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो पत्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्रकार बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिए अच्छे से, पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां हमको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? आ 3 प्रकार, बा 5 प्रकार, सा 7 प्रकार और दा 9 प्रकार। तो इसका सही आंसर होगा 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं जरा बता सकते हो आप? मैं बताता हूं। देखो पहले तो इसका आंसर देख लें हम, आ 3 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार होंगे? तो ये 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। पहले प्रकार के जो पत्रकार होते हैं उनको बोला जाता है पूर्णकालिक पत्रकार। दूसरे प्रकार जो होता है पत्रकारों का उसे कहा जाता है अंशकालिक पत्रकार। और तीसरा स्वतंत्र या फिर फ्रीलांसिक पत्रकार। तो 3 प्रकार हो गए पत्रकारों के, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और स्वतंत्र या फ्रीलांसिक पत्रकार। बात समझ में आ गई? ऐसे पत्रकार जो किसी एक विशेष प्रकार के न्यूज़ चैनल के लिए या अखबार के लिए पत्रकारिता का काम करते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? पूर्णकालिक, हमेशा उसी से जुड़े रहेंगे। अंशकालिक मतलब जो एक से ज़्यादा समाचार पत्रों के लिए काम करें या एक से ज़्यादा न्यूज़ चैनलों के लिए काम करें समय समय पर, उनको बोलते हैं अंशकालिक। और तीसरा जो होते हैं इनको बोला जाता है स्वतंत्र पत्रकार, जो अपनी रिपोर्ट खुद तैयार करते हैं और विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचाते हैं। इनको कहा जाता है स्वतंत्र या फिर फ्रीलांसिक पत्रकार। तो पत्रकार कितने प्रकार के हो गए? पत्रकार 3 प्रकार के हो गए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आ 3 प्रकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है। कौन सा इनमें से एक पत्रकार का प्रकार नहीं है? मैं इसका आंसर नहीं करूंगा, इसका आंसर आप खुद करेंगे। देखिए, आ पूर्णकालिक, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये तो पत्रकार होते हैं। बा अंशकालिक, ये भी पत्रकार होते हैं। और सा फ्रीलांसर, फ्रीलांसर का एक और नाम स्वतंत्र पत्रकार। तो ये तीनों पत्रकार के प्रकार हैं। लेकिन जो लास्ट है दा ऑप्शन, इसमें दिया जा रहा है हमको संवाददाता। तो संवाददाता पत्रकार का प्रकार नहीं होता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा दा संवाददाता, क्योंकि प्रश्न है इनमें से पत्रकार का प्रकार कौन सा नहीं है। तो हमारा आंसर होगा दा संवाददाता। ठीक है, अगला प्रश्न। समाचार लेखन की शैली है। समाचार के लिखने का अपनी एक शैली होती है बच्चों। हम जैसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जो लिखते हैं, समाचार इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। समाचार में सबसे मुख्य बिंदु जो होता है खबर का, उसको सबसे पहले समझाया जाता है, दिखाया जाता है या फिर बताया जाता है। तो उसकी एक अपनी विशिष्ट शैली होती है जिसे हम कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। समाचार चाहे रेडियो के लिए लिखें, चाहे हम किसी अखबार के लिए लिखें या हम टेलीविज़न के लिए लिखें, लेकिन उसकी जो शैली होगी वो उल्टा पिरामिड शैली होगी। पिरामिड का मतलब समझते हो ना? पिरामिड का मतलब ऐसा होता है, ये इस तरीके से पिरामिड बनता है, लेकिन ये इसको बोलते हैं सीधी पिरामिड शैली। लेकिन समाचार लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। देखो हमने उल्टा करके बना दिया, इसमें उल्टा बना दिया, मतलब मुख्य खबर सबसे ऊपर आएगी, फिर उससे जुड़ी अन्य खबरें आएंगी और सबसे लास्ट में उसका समापन किया जाएगा। जैसे मूवी होती है ना, मूवी अपन देखते हैं तो पहले शुरू में कहानी स्टार्ट होती है और लास्ट में जाकर क्लाइमैक्स होता है, मतलब जो मेन बात होती है वो सबसे अंत में बताई जाती है ना। जैसे नाटक हम लिख रहे हैं या हम किसी फिल्म की पटकथा लिख रहे हैं तो वहां पर सीधी पिरामिड शैली चलेगी, लेकिन जब हम समाचार लिखेंगे तो वो उल्टा पिरामिड शैली में चलेगा। इसका हम आगे और भी वर्णन करेंगे थोड़ा। तो अभी आपको बात समझ में आ गई होगी। समाचार लेखन की शैली कौन सी होती है? सीधी पिरामिड शैली, आड़ी पिरामिड शैली, तिरछी पिरामिड शैली या फिर उल्टी पिरामिड शैली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दा उल्टी पिरामिड शैली, ये इसका सही आंसर होगा। तो दा उल्टी पिरामिड शैली।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है? संवाददाता आप जानते हो, संवाददाता कौन होता है? जैसे आपने न्यूज़ चैनल में कई बार देखा होगा। अब हम जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता से जो हमको वहाँ की जानकारी देंगे, तो वो जो माइक के सामने ऐसा माइक पकड़े हुए खड़ा रहता है, सामने कैमरा पर्सन रहता है, वो यहाँ से बोलते हैं कि अभी अभी ऐसा हुआ, यहाँ से हम आपको ये घटना के दृश्य दिखा रहे हैं। वो सभी कौन होते हैं? संवाददाता होते हैं। तो संवाददाता अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों से जुड़े होते हैं बच्चों, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग क्षेत्र में होती है। जैसे किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो वो राजनीति के क्षेत्र में यदि संवाददाता बन जाएगा तो ना तो उसके पास उतनी अच्छी खबर होंगी, ना वो उतने अच्छे तथ्य ढूंढ पाएगा। इसलिए न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, उसका इंटरेस्ट देखते हैं आप कहाँ से अच्छी न्यूज़ लेकर आ सकते हो। तो इस प्रकार अलग अलग संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन हो जाता है कि तुम इस मुद्दे से जुड़ी खबर लेकर आओगे, तुम इस क्षेत्र से जुड़ी खबर लेकर आओगे। तो एक न्यूज़ चैनल में कई सारे संवाददाता होते हैं जो अपनी रुचि के अनुसार न्यूज़ देने का या रिपोर्ट देने का काम करते हैं। तो विभिन्न संवाददाताओं के बीच यदि काम का विभाजन करा जाएगा तो उसे पत्रकारिता की भाषा में बीट कहा जाता है ना। राजनीति की बीट हो गई, या फिर हमारा जो है खेल की बीट हो गई, या आर्थिक मुद्दों की बीट हो गई, या देश विदेश की बीट हो गई। इस तरीके से पूछेंगे संवाददाता से कि तुम्हारी बीट कौन सी है, वो बोलेगा हम राजनीति से जुड़ी खबर देते हैं तो हमारी बीट राजनीति है ना। इस तरीके से तो जो संवाददाता होते हैं उनके बीच में यदि काम का विभाजन कर दिया जाए, यानी सबको अलग अलग काम दे दिया जाए, तो उसको बीट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सा, बीट। आ गया ना समझ में? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विशेष लेखन की सूचनाओं के निम्न में से हैं, यानी ये हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हम कोई विशेष प्रकार का लेखन करते हैं, लेखन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें से विशेष लेखन भी एक लेखन का प्रकार है। तो जब कोई व्यक्ति विशेष लेखन का कार्य करता है, कोई पत्रकार विशेष लेखन का कार्य करता है, तो वो अपनी सूचनाएं कहाँ से लेता है, उसकी सूचनाओं के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से वो अपनी सूचना एकत्रित कर सकता है। साक्षात्कार, हाँ, वो किसी का इंटरव्यू लेकर वहाँ से न्यूज़ बना सकता है, विशेष लेखन कर सकता है। मंत्रालय के सूत्र, कई हम देखते हैं कि सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, है ना, ऐसा बोला जाता है, तो वो मंत्रालय के सूत्रों से भी अपनी जानकारी रिपोर्ट बनाने के लिए या लेखन करने के लिए उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब समझते हो आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि कई सारे न्यूज़ के जो है पत्रकार, न्यूज़ चैनल के पत्रकार एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, फिर किसी विशेष मुद्दे से जुड़े लोग वहां पर आते हैं और वो बारी बारी से अपने प्रश्न उनसे पूछते हैं और वो उनके आंसर करते हैं। इसे बोला जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी वो क्या कर सकते हैं, सूचनाओं का एकत्रीकरण कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और उसके अनुसार वो अपनी विशेष लेखन का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन हैं ये सूचनाओं के संकलन के लिए विशेष लेखन में उपयोग किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दा, उपयुक्त सभी। जितने भी ऊपर लिखे हुए, उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखे हुए, मतलब ये तीनों, है ना। तो इसका सही आंसर होगा दा, उपर्युक्त सभी। अब हम बढ़े अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता है? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हम चुनाव करेंगे एक अच्छा रेडियो नाटक बनाने के लिए? क्योंकि रेडियो नाटक बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें सिर्फ संवादों के माध्यम से हमें पूरा नाटक का अनुभव होता है, हम उसका आनंद लेते हैं। इसलिए उनमें कुछ विशेष बातों का हमको ध्यान रखना होता है। जैसे कहानी घटना प्रधान ना हो। सिर्फ हम यही नहीं देखेंगे कि सिर्फ कहानी ही एक हमारे पास है नाटक की, उसी के ऊपर हम पूरा नाटक बना दें, क्योंकि उसमें पात्र भी होना जरूरी है, उनके संवाद अच्छे हों, डायलॉग्स अच्छे हों, तभी तो नाटक अच्छा रिस्पॉन्स देगा जनता के बीच में, है ना। जनता उसको ज़्यादा पसंद करेगी। इसलिए सिर्फ यही नहीं देखा जाएगा कि कहानी घटना प्रधान हो। दूसरा, कहानी की अवधि ज़्यादा ना हो। हाँ, हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कहानी बहुत लंबी ना हो, है ना, क्योंकि यदि लंबी कहानी हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तारतम्य नहीं बना रहेगा कहानी के बीच में, बड़ा नाटक हो जाएगा। क्योंकि हमको सिर्फ सुनना ही है और समझना भी, पूरी कथा हमको पता होना चाहिए। तो बहुत लंबा नाटक यदि हम बना देंगे तो वो जनता में उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहानी की अवधि ज़्यादा ना हो। तीसरा, पात्रों की संख्या
सीमित ना हो। ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पर, इसको होना चाहिए पात्रों की संख्या सीमित हो। इस बात का भी हम विशेष ध्यान रखते हैं कि हम जो नाटक लिख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पात्र ना हो जाएं, नहीं तो संवाद बनाने में परेशानी होगी, है ना। और पात्रों से जो श्रोता हैं नाटक के, उनका जुड़ाव भी कम हो जाएगा। इसलिए हम पात्रों की संख्या रेडियो नाटक बनाते समय कम रखना पसंद करते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा पात्र उसमें हो। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि पात्रों की संख्या उसमें सीमित हो। और दा ऑप्शन देखिए यहाँ भी ये मिसप्रिंट है, ये दा ऑप्शन होगा, दा ऑप्शन उपर्युक्त सभी, दा ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ऊपर लिखे तीनों बातों पर हमें ध्यान रखना होता है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, इसका सही आंसर होगा दा उपर्युक्त सभी। सभी बातों का हमको इसमें ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखोगे कि कहानी जो है नाटक की वो सिर्फ घटना प्रधान ना हो, है ना। दूसरा, कहानी की अवधि बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, है ना, ज़्यादा लंबी कहानी ना हो। तीसरा, पात्रों की संख्या भी उसमें सीमित हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा ना हो संख्या। और दा ऑप्शन में पूछा गया कि ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है क्या, तो आंसर होगा हाँ, उपर्युक्त सभी बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दा उपर्युक्त सभी, दा उपर्युक्त सभी। समझ गए? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? जब हम रेडियो नाटक बना रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो चार ऑप्शन दिए आपके पास। अभिनय, अभिनय मतलब वो किस प्रकार का पात्र वहां पर अपना अभिनय कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। दूसरा, दृश्य, तो रेडियो नाटक में दृश्य का क्या काम है? जब दिखाई नहीं देता कुछ भी तो कैसे पर्दे लगे हैं, है ना, कैसा मंचन हो रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं होगा, तो दृश्य हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। दूसरा, अभिनय भी हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हाथ पैर हिलाकर, है ना, भाव भंगिमाओं द्वारा यदि हम अभिनय करते हैं तो वो तो देखेंगे जब समझ में आएगा। तो ये दोनों बातें तो रेडियो नाटक के लिए अनिवार्य नहीं हो सकती। तीसरा क्या है? संवाद। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं नाटक को रेडियो के माध्यम से, वो सिर्फ क्या करेंगे? सिर्फ संवाद सुनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो संवाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है, संवाद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेडियो नाटक के लिए दूसरी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा सा, संवाद। तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे सॉल्व हो गए हैं। कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे? टोटल 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, है ना। 12 के 12 आंसर आपको बन जाएंगे अब आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप एक एक करके इनका आंसर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप रिपीट कर लेंगे। और एक बात का और ध्यान रखें, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पहली बार जो वीडियो आप देख रहे हैं वो नॉर्मल देखिए, है ना, जिस स्पीड पर वीडियो चलता है उसी स्पीड पर देखिए, ताकि आपको एक बार में बातें जितनी भी हैं उससे जुड़ी हुई वो सब पता चल जाएं। फिर आप जब दूसरी बार उसको देखें तो आप अपने अनुसार उसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, है ना। जो एक बार में समझ गए हैं वो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। और यदि आपको पढ़ने में मेरे साथ मज़ा आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और अपने साथियों को जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरीके से हिंदी पढ़ना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर भी आप कर सकते हैं, है ना। और सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वाले वीडियो की आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। मैं कोशिश करता हूं कि डे टू डे आपको वीडियो मिलते रहें, क्योंकि समय हमारे पास कम है पढ़ाई का, है ना, बहुत कम समय बचा है। अभी 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी पर आप झंडा वंदन करोगे, उसके बाद आपके पास सिर्फ 1 महीना पढ़ाई का बचेगा। तो हमारे पास समय कम है और पढ़ना भी हमको ज़्यादा है, इसलिए आप निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई करते रहें बच्चों, है ना। ठीक है, तो ये हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम से जुड़े रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जब तक ये वीडियो अच्छे से देखिए, पढ़ाई करते रहिए, और पिछले वाले जो वीडियो हैं उनको भी एक बार रिपीट करते रहिएगा, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको तुरंत ध्यान में आए कि किस तरीके से हमने आंसर करा था, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसके बाद में नए वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं।